हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। आज मैं आपको एक ऐसा सच बताने जा रहा हूं जिसका खुलासा किया बी बैंकर्स ने और सपोर्ट किया रमेश चंद्र भट्टीजा जी ने। दोस्तों, अब तक हम ये समझते थे कि आईबीए और यूएफबीयू 1970 के बाद लेजिटिमेट बॉडीज हैं बेस सेटलमेंट करने के लिए, लेकिन ऐसा नहीं है। और इससे आपको धीरे धीरे यह भी बताएंगे हम कि आखिरकार हमारा बैंक पेंशन अपडेशन क्यों नहीं हुआ। इन यूनियंस ने अपना अस्तित्व बचाने के लिए बैंक पेंशनर्स की जिंदगी खतरे में डाल दी। यदि ये बैंक पेंशनर्स के लिए लड़ाई लड़ते तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाता, क्योंकि उस समय से कह दिया जाता जाइए अपने बिस्तर बोरी बांधो और घर में बैठो, तुम्हारी यहाँ कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि 1970 का एक्ट आपको अलाउड नहीं करता नीगोशिएटेड सेटलमेंट के लिए। तो मैंने यहाँ पर दो प्रकार की चीज़ें ले रखी हैं। यह है आपका बेस सेटलमेंट ऑफ बैंक एम्प्लॉइज लीगल प्रोसेस प्री 1970 वर्सेज पोस्ट 1970, 1970 से पहले और 1970 के बाद। यानी 1970 में आपका ये रेगुलेशन आ गया था, बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970 आ गया था, और ये नेशनलाइज जब बैंक हुए तब आया था। और उससे पहले आपका जो गवर्न हो रहा था, गवर्न बाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से गवर्न हो रहा था पूरा का पूरा। ये 1947 का है, और ये आपका नीचे दे रखा है आपका 1970 का एक्ट है, नेशनलाइजेशन एक्ट के नाम से जानते हैं इसको। अब दोस्तों, सवाल ये उठता है कि हम दो एक्टों से गवर्न होते हैं, 1970 से पहले और 1970 से बाद। 1970 से पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट था, उसमें इन यूनियन का रोल था, लेकिन 1970 के बाद इनका कोई भी रोल नहीं रहा। तो मैं पहले 1970 में बता देता हूं और फिर 1970 के बाद बताऊंगा। पहला, गवर्न बाई इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1970 से पहले, यानी 1947 से लेकर 1970 तक ये गवर्न हो रहे थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट से। इसमें क्या था? निगोशिएशन बिटवीन यूनियंस एंड यूएफबीयू कंस्टिट्यूएंट्स एंड आईबीए, यानी यूएफबीयू और आईबीए के बीच में निगोशिएशन होता था, और आईबीए को बैंक मैंडेट दे करके निगोशिएशन कराते थे। अप्रूवल बाय बैंक्स, और ये जो निगोशिएशन करते थे उसका अप्रूवल बैंकों से मिल जाता था, और जैसे ही बैंकों से वो मिलता था अप्रूवल, तो उसका नोटिफिकेशन भारत सरकार कर देती थी, और नोटिफिकेशन होने के बाद जो सेटलमेंट था बाइंडिंग ऑन ऑल हो जाता था। ये थी प्रोसेस उस पहले 1970 से पहले। लेकिन 1970 के बाद जब आप सेक्शन 19(1), 19(2)(d) और 19(2)(f) को जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि 1970 के बाद जो प्रक्रिया है उसमें बैंक के बोर्ड भारत सरकार से परमिशन लेकर के आरबीआई से कंसल्टेशन करेंगे, और कंसल्टेशन करने के बाद उसको भारत सरकार के पास कंसल्टेशन को भेजेंगे, उसको अप्रूव कराएंगे, उसको नोटिफाइड कराएंगे, और उसके बाद वो लागू हो जाएगा। तो आपका जो 29(1)(1) है, इसमें तो ये प्रक्रिया दी गई है कि स्टैट्यूटरी बॉडी बैंक, आरबीआई, भारत सरकार और नोटिफिकेशन, ये प्रक्रिया दी गई है। और आपके 19(2)(d) में कहा गया है कि किस प्रकार से ऑफिशियल एम्प्लॉय का क्या नाम है भर्ती होगी, और किस प्रकार उनके रिम्यूनरेशन और उनकी पेंशन कंडीशंस, उनका सर्विस किस प्रकार की होंगी। और 19(2)(f) में दे रखा है आपका पेंशनर्स का मैटर, जहाँ सुपर एनुएशन और पेंशन फंड वगैरह जो कुछ भी होंगे सारे इसमें दे रखा है। तो ये जो प्रक्रिया है 1970 के बाद, भर्ती की प्रक्रिया, सर्विस कंडीशन की प्रक्रिया, सैलरी की, अलाउंसेज की या पेंशनर्स की, ये सारी की सारी यहाँ पर आपका ना तो आईबी है और ना यहाँ पर किसी प्रकार से ये है। तो यहाँ पर ये केवल ये चलेगी आपकी, ये पहला डिसीजन बाई बैंक डिसीजन लेंगे थ्रू आईबीए एज एजेंट ऑफ बैंक्स, डिटरमाइन वेजेज एंड सर्विस कंडीशंस, समझे। डिसीजन बाई बैंक्स, बैंक के होंगे, कंसल्टेशन विद आरबीआई, और ये कंसल्टेशन आरबीआई से कंसल्टेशन करेंगे। उसके बाद में प्रायर अप्रूवल गवर्नमेंट की लेंगे, और नोटिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट आफ्टर अप्रूवल गवर्नमेंट इश्यू नोटिफिकेशन कर देगा, और ये लागू हो जाएगा। यानी इसमें कहीं भी किसी भी जगह यूएफबीयू का खेल नहीं है, वो केवल और केवल 1970 से पहले है। अब हम देखते हैं लीगल बेसिस दोनों में क्या। 1970 में लीगल बेसिस क्या है?
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 से होंगे, कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी रिकॉग्नाइज्ड, और इसमें IBA एक्ट एज ए सोल निगोशिएटिंग एजेंट ऑन बिहाफ ऑफ बैंक्स, यूनियंस आर असेंशियल पार्टिसिपेंट्स, ये लीगल बेसिस है इनका। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में IBA होगा और यूनियंस होंगी, लेकिन 1970 के बाद लीगल बेसिस होगा आपका बैंकिंग कंपनीज एक्विजिशन एंड ट्रांसफर अंडरटेकिंग्स एक्ट 1970, सेक्शन 19(1), 19(2)(d) एंड 19(2)(f) empower central government to determine wages, other terms and conditions of service employees of transfer undertakings। यानी यहाँ इधर तो IBA और यूनियन कर रही है, लेकिन यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी हुई है इसमें रेगुलेशन में 1970 वाले में। अब हम देखते हैं की फीचर्स किसके, 1947 वाले के। IBA एंड यूनियन जॉइंटली निगोशिएट वेजेज एंड सर्विस कंडीशंस, प्रोसेस बेस्ड ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग होगी 1970 से पहले, एंड म्यूचुअल सेटलमेंट होगा। गवर्नमेंट रोल इज लिमिटेड टू अप्रूवल, और यहाँ गवर्नमेंट का रोल केवल अप्रूवल करना है नोटिफिकेशन के माध्यम से, और कुछ नहीं करना है। इंडस्ट्रियल हार्मनी थ्रू पार्टिसिपेशन इन कंसेंसस, और इंडस्ट्री में हार्मनी बनी रहेगी आपस में सहयोग से। ये था 1947 1970 से पहले। लेकिन आपका 1970 का एक्ट आने के बाद स्टैट्यूटरी स्कीम्स वेस्ट पावर इन गवर्नमेंट विद कंसल्टेशन विद RBI, या पूर्ण रूपेण गवर्नमेंट का स्टैट्यूटरी स्कीम बनाएगी, जहां आपको 1970 से पहले केवल नोटिफिकेशन निकालता गवर्नमेंट को, यह पूरा का पूरा RBI से कंसल्ट करेगी। IBA एंड यूनियंस आर नॉट पार्ट ऑफ द स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकर, और 1970 के बाद IBA और यूनियन दोनों के दोनों स्टैट्यूटरी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस के हिस्सा नहीं है। प्रोसेस टॉप डाउन नॉट बेस्ड ऑन कलेक्टिव निगोशिएशन, और जो प्रोसेस है टॉप डाउन यानी ऊपर भारत सरकार से चल के नीचे चल के आएगी, ये निगोशिएशन पर बेस्ड नहीं है। यूनियन में बी हर्ड इन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट बट नॉट इन बेस्ड, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में इनकी सुनवाई हो सकती है लेकिन बेज डिटर्मिनेशन नहीं। इंडस्ट्रियल का मतलब है किसी की हड़ताल हो रही है, किसी ले ऑफ हो रहा है, किसी रिट्रेंचमेंट हो रहा है, किसी का झगड़ा हो रहा है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन बेज डिटर्मिनेशन में नहीं। और जब बेज डिटर्मिनेशन नहीं है तो इनका रोल ही कुछ नहीं रह जाता है। अब हम बता, कैन IBA एंड UFBU बी प्रोहिबिटेड फ्रॉम दिस प्रोसेस बाय द स्टैट्यूटरी प्रोसेस एस्टेब्लिश्ड बाय द 1970 का एक्ट, क्या IBA और UFBU को इस प्रोसेस में भाग लेने से रोकता है? यस, द 1970 एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर पार्टिसिपेशन ऑफ IBA और UFBU इन द बेज डिटर्मिनेटिव प्रोसेस। बेज की डिटर्मिनेटिव प्रोसेस में IBA और ये दोनों भाग नहीं ले सकते हैं। ये रोकता, कौन सा रोकता है? सेक्शन 19(1) कहता है बैंक्स, RBI, गवर्नमेंट और नोटिफिकेशन। 19(2)(d), 19(2) रिक्रूटमेंट ऑफिसर्स एम्प्लॉइज, और उसके बाद उनका रिम्यूनरेशन, उसकी सर्विस कंडीशन, और 19(2)(f) में आपका पेंशनर्स का मुद्दा है। क्रिएट ए कॉम्प्लेक्स कोड, द पावर टू डिटरमाइन बेज इज वेस्टेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, और जो बेज को डिटरमाइन करने का काम है वो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी आफ्टर कंसल्टेशन विद RBI। यहाँ IBA और UI को कोई रोल नहीं है। द एक्ट डज नॉट कंटेम्पलेट निगोशिएशन और अप्रूवल बाय RBI और यूनियन के एक्ट में कोई भी भाग नहीं है IBA और यूनियन का। Therefore, IBA and UFBU can be lawfully excluded from this, और IBA और इन दोनों को यहाँ से निकाला जा सकता है। और यही कारण था, इन यूनियंस को डर था कहीं ऐसा नहीं हो कि ये एक्ट हमें बाहर कर दे, हम कहीं के भी नहीं रहे, इसलिए ये जा करके बैंकों से मिल गए और ये भारत सरकार से मिल गए और IBA से मिल गए। हाउ लिमिटेड रोल है इनका, ऐसा नहीं है रोल नहीं है। क्या है? यूनियन कैन स्टिल रिप्रेजेंट एम्प्लॉय सेपरेटली, जो अलग अलग बैंक के यूनियन हैं वो अपने को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं कि AIBA बना करके और ये दादागिरी करें। दे कैन रेज इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट अंडर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंदर कोई डिस्प्यूट है उसको ही रेज कर सकते हैं ऑन मेरिट्स लाइक इम्प्लीमेंटेशन, फेयरनेस एंड सर्विस कंडीशंस, बट द बेज डिटर्मिनेशन प्रोसेस अंडर द 1970 एक्ट इज स्टैट्यूटरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट नॉट ए लीगल सेटलमेंट। लेकिन 1970 में बेज डिटर्मिनेशन का जो मैटर है वो केवल और केवल गवर्नमेंट के नीचे है, ये नीगोशिएटेड सेटलमेंट में नहीं आता है, जिसको अब तक छुपा करके रखा गया था। अब हम देख रहे हैं कंपेरिजन एट ए ग्लांस, प्री 1970 ID एक्ट और पोस्ट 1970 का एक्ट। नेचर निगोशिएटेड एलिमेंट, यानी IBA UFBU निगोशिएट करेंगे उसके बाद होगा, लेकिन यहाँ स्टैट्यूटरी डिटर्मिनेशन है, यहाँ केवल और केवल भारत सरकार और स्टैट्यूटरी बॉडी इसको डिसाइड करेंगी।
रोल ऑफ आईबीए निगोशिएटिंग पार्टी या कोई पार्टी, नॉट ए पार्टी, 1970 में कोई पार्टी नहीं है ये। नेचर ऑफ यूनियंस असेंशियल, या इसमें 1970 से पहले 1947 में असेंशियल पार्टिसिपेंट है इसमें, नॉट ए स्टेटरी पार्टी, ये स्टेटरी पार्टिसिपेंट नहीं है, या केवल और केवल आपकी बैंक, आरबीआई और गवर्नमेंट कर सकते हैं। और उसका रोल ऑफ आरबीआई नॉट स्टेटरीली इन्वॉल्व, इसमें जो 1947 का पहले का वाला एक्ट है, इसमें आरबीआई का कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ 1970 के बाद आरबीआई के साथ मैंडेटरी कंसल्टेशन है। उसके बाद गवर्नमेंट रोल अप्रूव, गवर्नमेंट केवल अप्रूव करेगा, नोटिफिकेशन निकालेगा, लेकिन अप्रूव प्रायर एंड नोटिफाई, पहले इसको अप्रूव करेगा, उसके बाद नोटिफिकेशन निकालेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ों को डिफरेंस देखने के बाद मैं तो अचंभित हूँ कि हमारे साथ एक्चुअल हुआ क्या। और ये लीगल कमेंट्स, द 1978 is a special legislation overriding the general provisions of the Industrial Dispute Act 1947 in case of inconsistency 1903 of the 1970 and act has overriding effect। ये इसका जो 1970 का जो सेक्शन 3 है 1903, यदि कोई इनकन्सिस्टेंसी होती है तो उसमें 1970 के एक्ट की बात चलेंगी, ना कि 1947 की। Courts have upheld that wage fixation under the 1970 Act is not a matter of collective bargaining but a statutory function। और कोर्टों ने ही बताया है कि ये सारा का सारा मैटर स्टैट्यूटरी फंक्शन है, 70 में ये इसका नहीं है। ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉय एसोसिएशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1985 में ये कहीं कहा गया है। द स्कीम एंश्योर्स यूनिफॉर्मिटी, फाइनेंशियली स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट। देयरफॉर एक्सक्लूजन ऑफ आईबीआई फ्रॉम द बेस सेटलमेंट प्रोसेस लीगली वैलिड अंडर 1970 के अंतर्गत इसको बाहर किया जा सकता है। कंक्लूजन, अंडर द 1970 एक्ट द वेज सेटलमेंट प्रोसेस इज ए स्टैट्यूटरी mechanism controlled by government with RBI consultant and IBA and UFBU cannot claim a right to participate in the process though they retain other legal remedies। दूसरी लीगल रेमेडीज इनके पास है, लेकिन बेस सेटलमेंट में ये कुछ भी नहीं कर सकते। और मुझे पता नहीं ये क्यों ये बेस सेटलमेंट में इतना पैर फंसा करके बर्फ फड़े हुए। अब इसको मैंने सारा का सारा आपको दे दिया, लेकिन इसके बाद बहुत वीडियो बनाऊंगा। अब मुझे पता चल गया इसका, अब तक पता नहीं था, और मैं इसको यहीं ख़त्म करूंगा। थैंक यू, धन्यवाद।